नमस्ते विद्यार्थियों, मैं भगवान सिंह अजय मेरू क्लासेज के ऑनलाइन यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। विद्यार्थियों, आप इस वीडियो को पूरा देखें और अपने साथियों में से ज़्यादा शेयर करें ताकि उनको भी फायदा हो सके। और आप इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। तो आज के करंट अफेयर्स पर चर्चा करते हैं, जिसमें मुख्य रूप से आपके दो पॉइंट्स हैं। पहला जो पॉइंट आपके दे रखा है वो है सुप्रीम कोर्ट ने पराली जलाने की घटनाओं पर रोक की निगरानी के लिए जो एक सदस्यीय समिति का गठन किया था उसको स्थगित कर दिया है, उसके बारे में बात करेंगे। और दूसरा जो पॉइंट है वो है आपके गुजरात उच्च न्यायालय ने 26 अक्टूबर को अदालत की सुनवाई का पहला सीधा प्रसारण प्रायोगिक आधार पर शुरू किया है, तो उसके बारे में बात करेंगे। तो आप पहला क्वेश्चन देखिए। पराली जलाने की घटनाओं पर रोक की निगरानी के लिए सुप्रीम कोर्ट के द्वारा 16 अक्टूबर को कितनी सदस्यीय समिति का गठन किया गया था, जिसे केंद्र सरकार के आश्वासन के बाद स्थगित कर दिया गया है? तो राइट आंसर है एक सदस्यीय। विद्यार्थियों, यहाँ पर आपको मालूम होना चाहिए कि पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, इन राज्यों में पराली को जो जलाया जाता है खेतों में, तो क्योंकि धान की जो खेती होती है तो उसमें ऊपर वाला जो फली वाला हिस्सा है वो उसको काट लिया जाता है, बाकी का जो हिस्सा है वो खेतों में छोड़ दिया जाता है और उसको जो है बोलते हैं पराली। तो पराली को जो है जलाने की वजह से, यानी खेतों में ही उसको जला दिया जाता है, आग लगा दी जाती है, तो उससे जो है प्रदूषण बहुत अधिक फैलता है। तो इसीलिए पराली को जो है जलाने की घटनाओं पर रोक लगाने के लिए जो है सुप्रीम कोर्ट ने आदेश जारी किया था। तो अपने इस आदेश की पालना के लिए सर्वोच्च न्यायालय ने एक सदस्यीय समिति का गठन किया था। तो उसको जो है उस समिति को केंद्र सरकार के आश्वासन के बाद स्थगित कर दिया है। तो विद्यार्थियों, क्योंकि क्वेश्चन महत्वपूर्ण है इसलिए मैं आपको इसके बारे में थोड़ा डिटेल्स में बता देता हूँ। जैसा कि अभी मैंने आपको कहा कि केंद्र सरकार के आश्वासन के बाद सुप्रीम कोर्ट ने पराली जलाने की घटनाओं पर रोक की निगरानी के लिए बनाई गई अपनी एक सदस्यीय समिति को फिलहाल स्थगित कर दिया है। विद्यार्थियों, केंद्र सरकार ने जो है सुप्रीम कोर्ट को भरोसा दिलाया है कि दिल्ली और इसके आसपास के इलाकों में हर साल होने वाली वायु प्रदूषण की समस्या से निपटने के लिए वह कानून बनाकर एक स्थायी निकाय का गठन करेगा। और यह निकाय केवल पराली जलाने की समस्या से ही नहीं बल्कि प्रदूषण की समस्या से भी पुख्ता तरीके से निपटेगा। और तो आपको ध्यान रखना है इसमें कि सुप्रीम कोर्ट को सरकार ने आश्वासन दिया है कि वो कानून बनाकर एक निकाय का गठन करेगा और ये निकाय पराली जलाने की समस्या के साथ साथ प्रदूषण की जो है जो समस्या है उससे पूरी तरह से यानी अच्छी तरह से निपटेगा ये निकाय। और विद्यार्थियों, जैसा कि आपको मालूम होगा 16 अक्टूबर को, अभी मैंने इसमें भी आपके क्वेश्चन में दे रखा है, तो 16 अक्टूबर को सुप्रीम कोर्ट ने अपने एक सेवानिवृत्त न्यायाधीश मदन बी लोकुर की अध्यक्षता में, या यूं कहें कि मदन बी लोकुर को जो है दिल्ली, हरियाणा और पंजाब में पराली जलाने पर रोक के अपने आदेश पर अमल सुनिश्चित कराने के लिए नियुक्त किया था। तो यानी कि एक सदस्य समिति का गठन किया था मदन बी लोकुर की अध्यक्षता में, या यूं कि मदन बी लोकुर जो है कि एक सदस्य समिति का गठन किया था। यहाँ अध्यक्ष नहीं बोलेंगे क्योंकि एक ही सदस्य है इसमें। तो एक सदस्यीय समिति का गठन किया था मदन बी लोकुर समिति, इसको हम बोलें। तो ये समिति का गठन सर्वोच्च न्यायालय ने 16 अक्टूबर को किया था अपने द्वारा दिए गए आदेश की पालना सुनिश्चित करवाने के लिए, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने पहले से आदेश जारी कर रखा था कि पराली जलाने की घटनाओं को रोका जाए, परंतु राजनीतिक कारणों से जो है पंजाब सरकार, हरियाणा सरकार या उत्तर प्रदेश जो सरकारें हैं तो ये जो है इनको रोकने में नाकाम रही है। और ये घटनाएं जो हर साल होती है, हर साल जो पराली को जलाया जाता है, जिससे दिल्ली में प्रदूषण की समस्या बहुत तेजी के साथ बढ़ जाती है और वहाँ पर जो है प्रदूषण का लेवल बहुत ज़्यादा हो जाता है, जिसकी वजह से लोगों को सांस लेने में भी दिक्कत होती है, कई बीमारियाँ इसमें जो है जन्म लेती है। तो इसीलिए सुप्रीम कोर्ट ने अपने द्वारा दिए गए आदेश की पालना करवाने के लिए जो है ये एक सदस्यीय समिति का गठन किया था, यानी कि मदन बी लोकुर जो कि सर्वोच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधीश हैं उनको जो नियुक्त किया था, या यूँ कहें कि उन
उनकी एक सदस्यीय समिति का गठन किया था। परंतु अब सर्वोच्च न्यायालय को केंद्र सरकार ने जो आश्वासन दिया है कि वो कानून बनाकर एक निकाय का गठन करेगा और ये निकाय पराली जलाने की समस्या से निपटने के साथ साथ प्रदूषण की जो समस्या है उससे भी पुख्ता तरीके से निपटेगा। तो इसीलिए अब सर्वोच्च न्यायालय ने अपने द्वारा गठित ये एक सदस्यीय जो समिति है इसको स्थगित कर दिया है। तो आप क्वेश्चन महत्वपूर्ण है इसलिए इसको पूरी जानकारी रखिएगा। तो आप अगला क्वेश्चन देखिए। इसमें किस राज्य में 1999 में कोयला खदान आवंटन में अनियमितताओं से जुड़े एक मामले में दिल्ली की एक अदालत ने पूर्व केंद्रीय कोयला राज्य मंत्री दिलीप रे को 3 साल कैद की सजा सुनाई है? तो राइट आंसर है झारखंड। विद्यार्थियों, यहाँ पर जो आपके ऑप्शन में जो 4 स्टेट के नाम लिखे हैं, छत्तीसगढ़, ओडिशा, गोवा, झारखंड, ये कोयला उत्पादक राज्यों में इनका नाम आता है। और झारखंड के बारे में तो वैसे भी आप जानते हो, झारखंड जो कोयला उत्पादन में नंबर 1 है। और इसके अलावा पश्चिम बंगाल भी है। पश्चिम बंगाल में आप जानते हो रानीगंज। परंतु ये ओडिशा, छत्तीसगढ़, गोवा, यहाँ पर भी कोयला उत्पादन होता है। तो यहाँ पर आपकी जो क्वेश्चन है उसका राइट आंसर के रूप में है झारखंड। विद्यार्थियों, 1999 में जो है ये दिलीप रे, जो कि अटल बिहारी वाजपेयी सरकार में कोयला राज्य मंत्री थे, दिलीप रे, तो इन्होंने जो है वहाँ पर गलत तरीके से जो है कोयला खदान का आवंटन किया था और उस जो है अनियमितता में ही इनका नाम आया है, या यूँ कि नाम क्या, जांच में जो इन पर आरोप साबित हुए हैं। तो इसीलिए दिल्ली की एक अदालत ने इनको 3 साल कैद की सजा सुनाई है। और तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि ये मामला 1999 का है और उस मामले में अब जो है दिल्ली की एक अदालत का फैसला आया है जिसमें इनको 3 साल कैद की सजा सुनाई है। तो ये खदान आवंटन किस राज्य में किया था गलत तरीके से? तो झारखंड। तो आप अगला क्वेश्चन देखिए। किस उच्च न्यायालय ने 26 अक्टूबर को अदालत की सुनवाई का पहला सीधा प्रसारण प्रायोगिक आधार पर शुरू किया है? तो राइट आंसर है गुजरात उच्च न्यायालय। विद्यार्थियों, आपके जो ऑप्शन में अन्य जो नाम दे रखे हैं, मुंबई उच्च न्यायालय, राजस्थान उच्च न्यायालय, गुवाहाटी उच्च न्यायालय, तो विद्यार्थियों आपको मैं इसमें एक जो है अलग से जानकारी दे दूं, वो ये कि अलग अलग जो उच्च न्यायालय हैं उनके अलग अलग नाम हैं। जैसे महाराष्ट्र और गोवा दोनों राज्य के उच्च न्यायालय का नाम है मुंबई उच्च न्यायालय। असम, नागालैंड, आपके अरुणाचल प्रदेश, तो और ये मिजोरम, इन राज्यों का संयुक्त रूप से उच्च न्यायालय है उसका नाम है गुवाहाटी उच्च न्यायालय। तो इनके अलग अलग नाम हैं। तो जैसे इसमें मैंने अलग अलग लिख रखा है मुंबई उच्च न्यायालय, तो आपको इधर थोड़ा लगेगा कि यहाँ पर एक जगह मुंबई उच्च न्यायालय, एक जगह स्टेट का नाम है। तो यहाँ पर गुजरात राज्य के उच्च न्यायालय का नाम गुजरात उच्च न्यायालय है। तो यहाँ पर अब क्वेश्चन की तरफ आए तो क्वेश्चन जो आपके है कि किस उच्च न्यायालय ने 26 अक्टूबर को अदालत की सुनवाई का पहला सीधा प्रसारण प्रायोगिक आधार पर शुरू किया है? तो वो राइट आंसर है गुजरात उच्च न्यायालय। विद्यार्थियों, क्वेश्चन महत्वपूर्ण है इसलिए इसके बारे में थोड़ा और मैं आपको जानकारी दे देता हूँ कि जैसा कि अभी मैंने आपको कहा इसमें कि गुजरात उच्च न्यायालय ने 26 अक्टूबर को जो है अदालत की सुनवाई का पहला सीधा प्रसारण प्रायोगिक आधार पर शुरू किया है। तो गुजरात उच्च न्यायालय के जो मुख्य न्यायाधीश हैं विक्रम नाथ, तो विक्रम नाथ ने एक आदेश में कहा है कि सुनवाई का सीधा प्रसारण देखने का इच्छुक कोई भी व्यक्ति गुजरात हाईकोर्ट की वेबसाइट के होम पेज से यूट्यूब चैनल के लिंक तक पहुंच सकता है। और यहाँ पर इनके अलावा अगर सुप्रीम कोर्ट की बात करें तो सुप्रीम कोर्ट में भी कहा गया था कि जनता को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए कोर्ट की सुनवाई देखने की मंजूरी मिलनी चाहिए, ये भी जय सुप्रीम कोर्ट में कहा गया था। और वो इसलिए क्योंकि कानून के एक विद्यार्थी जिनका नाम है पृथ्वीराज सिंह झाला, तो पृथ्वीराज सिंह झाला ने जो सुप्रीम कोर्ट में जनहित याचिका जो दायर की थी इसके लिए, तो सुप्रीम कोर्ट में उन्होंने याचिका दायर की थी इस बात के लिए कि सुप्रीम कोर्ट निर्देश जारी करें कि जो है वो निर्देश जारी करें इस मामले में कि कोर्ट की जो है
सुनवाई का सीधा प्रसारण हो सके, जिससे कि ये हम उसका प्रसारण को सीधे तौर पर देख सकें। तो आपको ध्यान रखना है इसमें, जो मैंने अभी आपको बताया है कि उस विद्यार्थी का नाम, कानून के विद्यार्थी पृथ्वीराज सिंह झाला ने जनहित याचिका में इसके लिए सुप्रीम कोर्ट में जो है सुप्रीम कोर्ट से निर्देश जारी करने का अनुरोध किया था। तो अब जो है उस मामले में, जैसा मैंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट से इन्होंने अनुरोध किया था कि वो निर्देश जारी करे कि जो है कोर्ट की सुनवाई का सीधे तौर पर प्रसारण हो सके। तो इसीलिए जो है यहाँ गुजरात हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश विक्रमादित्य ने यह आदेश जो है जारी करके कहा कि जो है कोर्ट की जो सुनवाई का सीधा प्रसारण देखने का कोई भी इच्छुक व्यक्ति जो है गुजरात हाईकोर्ट की वेबसाइट के होम पेज से यूट्यूब चैनल के लिंक तक पहुंच सकता है और वो जो इसकी सुनवाई को सीधे तौर पर देख सकता है। तो आपको ध्यान रखना है इसमें कि जनहित याचिका जो सुप्रीम कोर्ट में दायर की थी पृथ्वीराज सिंह झाला ने, और किस रूप में दायर की थी कि सुप्रीम कोर्ट से आग्रह करने के लिए कि सुप्रीम कोर्ट निर्देश जारी करे इसके बारे में कि जो है कोर्ट की सुनवाई का सीधा प्रसारण हो सके। तो अब जो है गुजरात हाई कोर्ट ने ये सीधा प्रसारण प्रायोगिक आधार पर शुरू किया है। तो क्वेश्चन महत्वपूर्ण है यहाँ पर। गुजरात हाई कोर्ट की जो मुख्य न्यायाधीश जिनका नाम मैंने बताया, उनका नाम भी आपको याद रखना है, विक्रमनाथ। तो आप अगला क्वेश्चन देखिए। अंतर्राष्ट्रीय शिक्षक संघ के अनुसार विदेशों में पढ़ाई करने वाले छात्रों में अमेरिका की हिस्सेदारी 28% से घटकर कितने प्रतिशत रह गई है? तो राइट आंसर है 21%। विद्यार्थियों, यहाँ पर मैं आपको जानकारी दूं कि अंतर्राष्ट्रीय शिक्षक संघ के अनुसार मोटे तौर पर करीब 53 लाख, यानी कि अगर सरसरी तौर पर देखें तो यह 53 लाख छात्र दूसरे देशों में पढ़ाई करते हैं, यानी अपने देश से बाहर जाकर जो है दूसरे देश में पढ़ाई करते हैं। तो वो कुल छात्रों की संख्या है 53 लाख अंतर्राष्ट्रीय शिक्षक संघ के अनुसार। और यहाँ एक और बात कि 2001 के बाद से इसमें जो है दोगुनी बढ़ोतरी हुई है, यानी कि दूसरे देशों में जाकर पढ़ने की जो छात्रों की प्रवृत्ति है वो दोगुना बढ़ी है। तो जो है 2001 के बाद से इसमें जो है दोगुना बढ़ोतरी हुई है। परंतु अमेरिका की अगर बात करें तो यहाँ अमेरिका में जो है पढ़ने वालों की जो हिस्सेदारी रही है, कुल जो छात्र जो है जो विदेशों में पढ़ते हैं, तो उनमें से अमेरिका में जो पढ़ने वालों की हिस्सेदारी रही है 28%। यानी कि 2001 की बात है ये कि 2001 तक की अगर देखें तो 2001 में 28% थी ये हिस्सेदारी अमेरिका की, यानी कि कुल जो छात्र जो पढ़ते हैं विदेशों में तो उनमें से 28% अमेरिका में पढ़ते थे 2001 तक का। परंतु अब यानी कि पिछले साल 2019 की बात करें तो 2019 तक ये संख्या घटकर 21% रह गई है। तो अब आपको दोनों ही बातें ध्यान रखनी है। 2001 में जहां हिस्सेदारी थी 28%, विश्व में कुल जो छात्र विदेशों में पढ़ते हैं उनमें से 28% अमेरिका में पढ़ते थे, तो वो संख्या घटकर 2019 में कितनी रह गई है? 21%। यानी कि अमेरिका में पढ़ना अब जो लोगों की, यानी अमेरिका में पढ़ना अब छात्रों की पसंद कम हो गई है। तो यहाँ पर ये क्वेश्चन विशेष रूप से ध्यान रखिएगा, 28% वाली बात भी याद रखिएगा और 21% भी। तो आप अगला क्वेश्चन देखिए। फिल्मकार अनुराग कश्यप पर यौन शोषण का आरोप लगाने वाली अभिनेत्री पायल घोष ने किस राजनीतिक दल की सदस्यता ग्रहण की है? तो राइट आंसर है रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया। तो विद्यार्थियों, आपको मालूम होना चाहिए रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया जिसके जो है संस्थापक है रामदास अठावले, तो इनकी इस पार्टी को इन्होंने ज्वाइन किया है, यानी इसके सदस्य बने। और आपको बताना चाहिए ये रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया ये एनडीए में शामिल है पार्टी, और रामदास अठावले केंद्रीय मंत्री हैं। तो यहाँ पर ये जो अभिनेत्री है इनका नाम आप याद रखिएगा जो इसकी सदस्य बनी है। तो आप अगला क्वेश्चन देखिए। लद्दाख स्वायत्त पहाड़ी विकास परिषद की सदस्य संख्या कितनी है जिसके चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को जीत प्राप्त हुई है? तो राइट आंसर है 26। यानी कि इसकी कुल सदस्य संख्या, यानी लद्दाख स्वायत्त पहाड़ी विकास परिषद की कुल सदस्य संख्या 26 है जिसके भी चुनाव हुए हैं। तो इसमें से 26 में से
जो है बीजेपी को 15 सीटें प्राप्त हुई है और 9 सीटें कांग्रेस को प्राप्त हुई है और 2 जो है निर्दलीय चुनाव जीते हैं। तो टोटल संख्या हो गई 26। तो आपको ध्यान रखना है कि 26 कुल जो संख्या है, इसमें से 15 जो है सीटें बीजेपी ने जीती हैं और इसलिए इनका वहाँ इसमें विकास परिषद में बीजेपी का बहुमत बन गया है। तो आप अगला क्वेश्चन देखिए। भारत सरकार का 2022 तक कितनी मेगावाट नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता हासिल करने का लक्ष्य है? तो राइट आंसर है 1,75,000 मेगावाट। तो आप अगला क्वेश्चन देखिए। ब्रिटेन स्थित वार्के फाउंडेशन द्वारा जारी रिपोर्ट रीडिंग बिटवीन द लाइन्स व्हाट द वर्ल्ड रियली थिंक्स ऑफ टीचर्स में देश में शिक्षकों की स्थिति पर लोगों के अंतर्निहित अचेतन व स्वचालित विचारों की 35 देशों की सूची में भारत का कौन सा स्थान है? तो राइट आंसर है 6ठा स्थान। विद्यार्थियों, मैं आपको बताऊं इसमें कि 35 देशों की जो सूची जारी की गई है वार्के फाउंडेशन के द्वारा, और इसे रिपोर्ट का जो नाम आपके दे रखा है वो नाम भी आपको याद रखना है। तो वार्के फाउंडेशन के द्वारा जो ये सूची जारी की गई 35 देशों की, तो 35 देशों की सूची में जो है भारत का नंबर 6ठा है। यानी कि यहाँ पर जो आपकी रिपोर्ट का नाम जो लिखा है, तो एक तरह से अगर हम देखें कि टीचर्स के बारे में जो समीक्षा, एक तरह से इस रिपोर्ट का हम यूँ कह सकते हैं कि टीचर की जो समीक्षा रिपोर्ट जो जारी की है, तो उसमें भारत का नंबर आता है 6ठा। अब भारत से जो पहले जो देश नाम आ रहे हैं, तो आपको ध्यान रखना है इस सूची में चीन, घाना, सिंगापुर, कनाडा, मलेशिया के बाद भारत का नंबर 6ठा है। तो विद्यार्थियों, आपको ये वीडियो कैसा लगा? इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।